हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने बातें करी थी राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक है, उसी से रिलेटेड आप लोगों को हमने जो है आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन के बारे में बताया था। ठीक, आज हम लोग बात करने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। ठीक है, क्योंकि यही जो है अब लास्ट टॉपिक है। अगर इसमें से आपको जो 3 बातें 4 बताई जाएंगी केवल उसी को पढ़ लेना है। ठीक, और वही 4 बातों से जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करेंगे। जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो सभी को आप लोगों को अच्छे से लगाने को दिए जाएंगे। ठीक है, चलो अच्छा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ आपका अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक, अब जैसा यहाँ पर देखो कुछ चीजें जो है उसके नाम में ही छिपी होती है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक, तो बस यहाँ पर देखो जरा, अणुसंख्य का मतलब क्या हो गया, अणु का मतलब तो हो गया अणु। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है संख्य। संख्य का मतलब यहाँ पर हो जाएगा संख्या। बस इतना ध्यान रख लेना, क्या कि विलयनों के ऐसे गुणधर्म। ठीक है, विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो किस पर, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि अणुओं की प्रकृति पर। ठीक, इसका क्या मतलब अभी समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग क्या करिए, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। विलयनों के ऐसे गुणधर्म, ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की, संख्या पर निर्भर, अणुओं की संख्या पर निर्भर, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की प्रकृति पर नहीं। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। पढ़ लो एक बार फिर से, क्या कह रहा है कि विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये बात बड़ी अच्छी लिखी हुई, ध्यान रखना। क्या कह रहा है कि अणुओं की संख्या पर, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि अणुओं की प्रकृति पर। ठीक, अब इसका क्या मतलब होगा कि अणुओं की संख्या का क्या मतलब या अणुओं की प्रकृति का क्या मतलब है। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर, जैसे मैं आपको कह दूं एग्जाम्पल के रूप में कि आप ले लीजिए क्या कि 2 NaCl के मॉलिक्यूल ले लीजिए। ठीक, या 2 HCl के मॉलिक्यूल ले लीजिए। बात को समझना ध्यान से, यहाँ पर NaCl के 2 मॉलिक्यूल हो गए या किसके हो गए, HCl के। ठीक, अब आप ये मत समझिए यहाँ पर जो क्या HCl की प्रकृति क्या है या NaCl की प्रकृति क्या है, इस पर जो है ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करने वाला। ठीक, आपने मॉलिक्यूल कितने लिए हैं बस इस पर ध्यान रखना, यानी कि जब आपने अणुओं की संख्या ले रखी वो कितनी है बस उस पर ध्यान रखना। आपके NaCl क्या लिया या HCl आपने क्या लिया, तो ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। जो काम HCl करेगा वही काम क्या कर देगा, NaCl कर देगा। ठीक, लेकिन क्या आपको ध्यान रखना है, अणुओं की संख्या पर। तो ये जो आपको HCl की प्रकृति क्या है या NaCl की प्रकृति क्या है, इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब ध्यान देना है तो किस पर देना है, अणुओं की संख्या पर, कि आपने अणुओं की संख्या है वो क्या ले रखी है, तो वो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना। तो ये होते हैं क्या, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक, अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो आप लिख सकते हो ये 4 प्रकार के होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला आपको ध्यान रख लेना है क्या होगा, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आप ध्यान रख लीजिए क्या, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तो ये हो गया दूसरा आपका। उसके बाद में तीसरा आप लोग ध्यान रख लीजिए क्या,
कि हिमांक में अवनमन। एक लास्ट और याद रख लीजिए, परासरण दाब। ठीक है, बस ये 4 होते हैं आपके अणुसंघ गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। बस यही 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और इन 4 टॉपिक को पढ़ने के बाद में चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूर्ण रूप से। और उसके बाद में जो है हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे और जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाले हैं वो हम आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखा देंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे किसको लेकर के, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन को लेकर के थोड़ी सी बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको एक बात समझनी है क्या, कि वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन। चलो अब ये बताओ जरा क्या होगा कि वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है अवनमन। क्या लिखा हुआ है, अवनमन। ठीक, अब अच्छा हम थोड़ा सा पुरानी बातों को अगर आपको याद दिलाएं, क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस में क्लास 10th में। ठीक, आपको 2 कोण बताए जाते हैं, एक कोण होता है उन्नयन कोण और एक कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है। तो ये चीज समझनी है आपको ध्यान से। ठीक, अब यहाँ से ये जो एंगल होता था वो आपका क्या होता है, उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो कोण है वो क्या कहलाता था, उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक, और ये वाला जो एंगल आपका होता है, या जो ये वाला जो कोण है आपका, जो ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो आप, तब ये वाला जो कोण है वो क्या कहलाता है, अवनमन कोण। ठीक, अब नीचे देखने का मतलब देखो जरा ध्यान से, क्या हो रही है, कमी। ठीक, अब बस यही अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी, और उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो देखो यहाँ पर एक जगह पे वर्ड लिखा हुआ उन्नयन और 2 जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अवनमन। तो अवनमन का मतलब याद कर लीजिए, कमी होता है, और उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक, चलो अच्छा, अब ध्यान दो कि इस अवनमन का जो मतलब है, इस अवनमन का क्या है, कमी। अब किसमें कमी है, तो कह रहा है वाष्प दाब में, यानी वाष्प दाब में कमी कब होगी। अब ये सोच के देखो जरा कि वाष्प दाब में कमी कैसे आ सकती है। ठीक, तो थोड़ी बातों को यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, फिर बाद में इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख लेंगे अपन। ठीक, चलो अच्छा, फिलहाल के लिए समझने के लिए थोड़ी सी बातों को ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर कोई विलायक ले लिया, मान लो ए, कोई विलायक क्या ले लिया हमने यहाँ पर, ए ले लिया। ठीक, अब इस विलायक में हमने यहाँ पर क्या किया है, ये ढक्कन रख दिया। मान लो ये भगोना जो है हमने रख दिया, इस भगोने के ऊपर एक ढक्कन रख दिया। ठीक, अब आपका यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से विलायक भरा हुआ है, और ये जो शुद्ध विलायक है, ये चीज समझ लीजिए, इसमें कोई भी चीज मिली हुई नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये इसकी सतह हो गई। अब इस सतह पर अगर आप ध्यान से देखो तो केवल विलायक ही तो है। अगर विलायक है तो इस सतह पर किसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, विलायक के ही होंगे। ठीक, क्योंकि और तो कुछ मिलाया ही नहीं, आपसे साफ बात कह रखा है कि यहाँ पर जो ए है ये क्या है, आपका एक विलायक है। बात को समझना ध्यान से। ठीक, और ये कैसा विलायक है, तो ये एक वाष्पशील विलायक है। ये भी ध्यान रख लेना। ठीक, कि वाष्प कैसा विलायक है, वाष्पशील विलायक है। अब इस वाष्पशील विलायक में आपको क्या करना है, यहाँ से मान लो आपने इसको किसी टेम्परेचर में रखा है, गैस में रखा, तो ये जो है वो धीरे धीरे क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा। बात समझना ध्यान से। अब यहाँ से जो है वो किसके मॉलिक्यूल निकलेंगे, वाष्प के मॉलिक्यूल निकलेंगे, जो जाकर के ऊपर क्या हो जाएंगे, इससे चिपक जाएंगे। यानी जो आपने ढक्कन लगा रखा है होने के ऊपर, ये जो मॉलिक्यूल है ऊपर जाकर के क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे जाकर के। ठीक, अच्छे समझना ध्यान से। क्यों चिपक रहे जाकर के, क्योंकि यहाँ से क्या बन रही है, वाष्प, और इसी से तुम्हारा क्या बनता है, वाष्प दाब। अब जब साम्यावस्था कंडीशन आएगी, पीछे हमने पढ़ाया जा चुका आपको। ठीक, आपको वाष्प दाब जो है वो हम पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक, आप लोग चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिएगा जाकर के, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक, फिलहाल के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब साम्यावस्था की कंडीशन बनती है तो जो मॉलिक्यूल आपके ऊपर की तरफ है, फिर से वो कहाँ पर आने लगते हैं, नीचे, और वही नीचे आकर के क्या डालते हैं, वाष्प दाब डालते हैं। ठीक, मतलब जितने ज्यादा आपके पास में क्या होंगे, वाष्प के मॉलिक्यूल होंगे, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, वाष्प दाब बनेगा। मतलब छोटी सी बात है, मन में बैठा लीजिए क्या, कि जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, वाष्प दाब बनेगा। बस बात खत्म। ठीक, अब ये तो हो गई किसकी कंडीशन, शुद्ध विलायक की कंडीशन। ठीक, अब हम इसी में आपसे कहते हैं क्या, कि आप एक काम करिए कि ऐसे मान लो छोटा सा ले लिया जाए। ठीक, अब इसमें हम आपसे कहते हैं क्या, कि ये कोई एक आप ठोस क्या ले लीजिए, अवाष्पशील विलेय ले लीजिए। ध्यान से सुन लेना क्या लिखा मैंने यहाँ पर, क्या, कि ठोस अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय।
किसी ठोस अवाष्पशील विलेय को आपने ले लिया। अब जैसे ही इस अवाष्पशील विलेय को लिया तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, विलयन। बात को समझो, ठीक। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, विलयन। अब ये फिर से मैंने एक ढक्कन रख दिया। अब यहाँ पर जो है वो आपका क्या तैयार हो गया है, विलयन बन करके तैयार हो गया है। अब इस विलयन में दो बातें हैं। कितनी बातें हैं, दो बातें। कौन कौन सी दो बातें, एक तो विलायक है, समझना ध्यान से, ठीक। हमने ये चीजें जो है वो इसमें डाल दी आकर के, यानी कि जो ठोस अवाष्पशील विलेय था, आवास, जैसे मैं आपको यहाँ पर क्या दे दूं, अवाष्पशील विलेय के रूप में मान लो आपने क्या ले लिया, NaCl ले लिया। आपका यहाँ पे शुद्ध विलायक के रूप में मान लो क्या था, पानी था। क्या था, पानी था। इस पानी में आपने क्या मिला दिया, एक ठोस अवाष्पशील विलेय यानी कि NaCl एंड नमक मिला दिया। नमक जो होता है वो कैसा होता है, अवाष्पशील होता है, ठीक। जैसे ही आपने इसको मिलाया तो अब इस विलयन की सतह पर, अब देखो ये क्या बन चुका है, पहले तो ये समझ लो ध्यान से, बन चुका है विलयन। क्या बन चुका है, विलयन, ठीक। अब इस विलयन की सतह पर कितने प्रकार के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, तो दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो खुद जल के यानी विलायक के मॉलिक्यूल होंगे, और दूसरा वो जो विलेय के मॉलिक्यूल यानी नमक के मॉलिक्यूल होंगे। बात को समझना जरा ध्यान से यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको जो है वो इस तरीके से दो प्रकार के मॉलिक्यूल नजर आएंगे। कहाँ पर नजर आएंगे, तो इस विलयन की सतह पर, ठीक। अब इस विलयन की सतह पर आपको दो प्रकार के मॉलिक्यूल नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो है वो किस प्रकार के मॉलिक्यूल हो गए, दो प्रकार। कौन कौन से दो प्रकार के मॉलिक्यूल हो गए, एक तो विलायक के मॉलिक्यूल हो गए और दूसरा किसके हो गए, विलेय के मॉलिक्यूल हो गए। और जो विलेय है वो कैसा है, अवाष्पशील, मतलब उसकी तो वाष्प बननी ही नहीं है। बात को समझो जरा ध्यान से, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो चीजों को कि जब हम इसको गैस के ऊपर रखेंगे तो सिर्फ किसके मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएंगे, तो केवल और केवल विलायक के मॉलिक्यूल। बात को समझो जरा ध्यान से। पहले इसी जगह पर सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल थे, विलायक के मॉलिक्यूल थे, ठीक। अब किसके मॉलिक्यूल हैं, विलेय के भी हैं और विलायक के भी हैं, ठीक। तो अब ऊपर अगर ध्यान से देखो तो वाष्प की संख्या कम हुई कि नहीं हुई, सॉरी। अब अगर ऊपर ध्यान से देखो तो पहले की अपेक्षा वाष्प के अणुओं की जो संख्या है वो क्या हो गई, कम। क्योंकि उसी सतह पर पहले सिर्फ और सिर्फ किसके थे, विलायक के मॉलिक्यूल थे। अब उसी सतह पर विलयन के भी, सॉरी, विलेय के भी मॉलिक्यूल है और विलायक के भी मॉलिक्यूल है। जबकि विलेय कैसा है, अवाष्पशील है, मतलब उसकी तो वाष्प बननी ही नहीं है। बनेगी सिर्फ किसकी, एक वाष्पशील विलायक की बनेगी। तो केवल और केवल विलायक के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक। अब जरा मुझे ये बता दो कि इसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी या कमी होगी। देखो, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लोग फील करो, महसूस करो, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो रट्टा मारने से नहीं आती किसी को, ठीक। चीजों को थोड़ा थोड़ा सा महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर केवल क्या था, विलायक था। जितने भी मॉलिक्यूल निकल रहे थे, किसके निकल रहे थे, विलायक की सतह पर जितने भी जाते थे, किसके जाते थे, विलायक के जाते थे। अब सतह पर दो प्रकार के मॉलिक्यूल हो गए, एक तो विलायक के, विलेय के। और जो विलेय है वो कैसा है, अवाष्पशील है, मतलब इसकी तो वाष्प बननी नहीं। हमने क्या बताया, जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतना ही ज्यादा क्या डाला जाएगा, दाब डाला जाएगा, वाष्प दाब डाला जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर वाष्प की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। अगर वाष्प कम हो गई है तो फिर वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी वाष्प दाब की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब हम लोग इसकी जो है वो परिभाषा लिख लेते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, कि जब किसी वाष्पशील विलायक में, ध्यान से सुनना बेटा, क्या, कि जब किसी वाष्पशील विलायक में, जब किसी वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय, किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, तो विलयन के वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होती है उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते
है। ठीक, ये हो गई इसकी परिभाषा। जब भी आपसे कोई पूछे कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होती है उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक, अब हम इसको साफ करे दे रहे तो इस चीजों को लिखने के लिए हमें जगह मिल जाएगी। ठीक है, चलो अच्छा, अब अगर आपसे कोई ये पूछ दे, ध्यान देना बेटा, आपसे क्या कोई पूछ दे कि जरा मुझे ये बता दो कि वाष्प दाब का जो अवनमन है इसके लिए आप फॉर्मूला बना दीजिए। ठीक, तो वाष्प दाब का अवनमन। अब इस वाष्प दाब के अवनमन के लिए फॉर्मूला बनाने से मतलब हमारा ये है कि जरा मुझे ये बता दीजिए कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था कि विलयन का वाष्प दाब ज्यादा था। यहाँ पे हमने आपको बना के दिखाया था विलायक, और यहाँ पे क्या बना था, विलयन। विलयन के वाष्प दाब में क्या थी, कमी। ध्यान से देखो, कह रहा विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाए, कमी हो जाती है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि वाष्प दाब ज्यादा किसका है, विलायक का, और हमेशा बेटा ज्यादा में से किसको घटाना होता है, कम को। और विलायक के वाष्प दाब को हम लोग लिखेंगे पी नॉट से, यानी जो शुद्ध अवस्था में होता है उसे क्या बोला जाता है, नॉट से दर्शाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब जो है वो क्या हो जाएगा, पी नॉट, और माइनस विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। ठीक, तो वाष्प दाब का अवनमन आई होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नॉट माइनस का पी एस। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये देखिए जरा ध्यान से, पहली डेफिनेशन है इसका जो है अड़चन गुणधर्म का पहला टाइप क्या था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको क्या कर लेनी है कि ये जो है गुणधर्म की पहली हेडिंग बना लेनी है, क्या कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब देखो जरा, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। परिभाषा बहुत आसान सी है, एक बार मन से समझ लीजिए जरा ध्यान से। क्या कह रहा है आपसे कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख भी दूं, क्या शुद्ध विलायक के सापेक्ष, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक, ये होगी इसकी डेफिनेशन। क्या कह रहा है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक, अब अगर किसी के सापेक्ष पूछा जाए तो क्या लिखते हो। ठीक, अच्छा, आपको याद होगा, आप लोगों ने मैथ के जो स्टूडेंट है उनको सिखाया जाता है, जब अवकलन करा जाता है ना, कहते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करिए। क्या करते हैं, x के सापेक्ष। ठीक, तो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको आप कहाँ पर लिखते हो, बटे के नीचे। कहाँ पर लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में अच्छी तरीके से पता होगी। तो आप लोग क्या करोगे, तो क्या लिखा जाता है, डी वाई बटे में डी एक्स। कब लिखते हो, जब आपसे पूछा जाता है कि x के सापेक्ष अवकलन करिए। क्या करिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए। ठीक, वही बात यहाँ पर भी ध्यान रखना, कह रहा शुद्ध विलायक के सापेक्ष। अब जिसके सापेक्ष पूछा गया उसे कहाँ रख देते हैं, नीचे। तो अगर आपसे कोई ये फॉर्मूला पूछ देता है किसका, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का, तो आपको क्या जवाब दे देना है कि कह रहा शुद्ध विलायक के सापेक्ष, और शुद्ध विलायक को अपन किससे लिखते हैं, पी नॉट से लिखते हैं। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है ना, कह रहा है कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष क्या, वाष्प दाब का अवनमन। अब वाष्प दाब का अवनमन क्या है, तो आप लिखोगे पी नॉट माइनस का पी एस। ध्यान रखना, क्या लिखना है, पी नॉट माइनस का पी एस। ठीक, बस यही जो है वो क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक, अच्छे से याद कर लीजिए, ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान रखना कि ये जो है वो क्या हो गया, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। फॉर्मूला याद रखिए, पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट। चलो अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी से संबंधित जो है वो राउल्ट का नियम पढ़ लेते हैं। ठीक है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। अब आपने क्या सीखना है, राउल्ट का
नियम सीख लेना है। ठीक, अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो आपको ध्यान रखना है, कह रहा है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ध्यान रखना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तनु विलयन में उपस्थित विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। परिभाषा लिख दूं तो समझ में जल्दी आ जाएगा। क्या लिखोगे, कह रहा है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तनु विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक, ये हो गया आपका क्या, राउल्ट का नियम। अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो परिभाषा सहित इसको याद कर लीजिए। कह रहा जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो तनु विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक, अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट। अब वो बराबर किसके है, तो विलेय के मोल अंश। अब विलेय का मोल अंश क्या लिखोगे आप, एक्स विलेय। बात को समझ लीजिए जरा ध्यान से। अब चाहो तो इसी को थोड़ा सा और बदल सकते हो कि एक्स विलेय को आप लोग क्या लिख सकते हो, एक्स ए, क्या लिख सकते हो, एक्स ए। अब इसी एक्स ए का अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, एन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, एन ए प्लस का एन बी, यानी ये क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या। और थोड़ा सा बदलना चाहो तो इसी एन ए को आप लोग लिख सकते हो स्मॉल एन, और नीचे लिख सकते हो स्मॉल एन, और यहाँ पर ध्यान रखना कि विलायक के मोलों की संख्या को आप लोग क्या लिख देना, कैपिटल एन से लिख देना। ठीक, तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा क्या, कि पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे में स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। ठीक, अब इसी में एक फॉर्मूला और छोटा सा बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वो जो है वो न्यूमेरिकल में काम में आपके आएगा अच्छे तरीके से। ठीक, अब अगर हम आपसे यहाँ पर थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना, ठीक, मैं यहाँ पे थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा, देख लीजिए जरा। देखो, अब अगर आपसे कोई ये पूछ दे क्या, कि यहाँ पर जो आपको ये स्मॉल एन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, स्मॉल एन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तो ये है विलेय के मोलों की संख्या। और ये जो आपको कैपिटल एन दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो विलायक के मोलों की संख्या। तो यहां पर चाहो तो इसको लिख लो कि n बराबर क्या हो जाएगा आपके, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या। और जो कैपिटल एन दिखाई दे रहा है वो आप लोग लिख सकते हो क्या, कि विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, यानी कैपिटल एन जो है वो क्या बन जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या। अच्छा, अब एक चीज थोड़ी सी और ध्यान में देना, क्या, कि यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन, यानी ये जो एन है वो क्या है, विलेय है, और जो कैपिटल एन है वो क्या है, विलायक है। अच्छा, अब विलेय कैसा है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक बात लिख दी बेटा, तनु विलयन। क्या लिख दिया है, तनु विलयन। अब जो तनु विलयन होता है उसमें उसको बोलते हैं बेटा, तनु का मतलब क्या होता है, दुबला पतला। दुबला पतला का मतलब कब होगा, जब विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी। मतलब जैसे देखो, शरबत बनाते हो ना, तो शरबत गाढ़ा कब होता है, जैसे मान लो शरबत का चाशनी बना दिया आपने, चाशनी कैसे बनती है, जब आपने उसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक, लेकिन एक शरबत होता है तो शरबत कैसा होता है, थोड़ा पतला होता है चाशनी की अपेक्षा। ठीक, क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा कम होती है। अब कम कैसे, यानी वही तो है विलेय, चीनी ही तो विलेय होती है ना। अब जब विलेय की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और जब विलेय की मात्रा कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही तनु विलयन में से अब यहाँ पर जो विलेय की मात्रा है वो इतनी ज्यादा कम है कि उसको तुम क्या मान सकते हो, नगण्य मान सकते हो। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात लिख दूं ध्यान से, क्या, कि स्मॉल एन, यानी आप लोग बोल सकते हो क्या, कि विलेय को तनु विलयन में नगण्य मानने पर, क्या बोलोगे, नगण्य मानने पर। ठीक, ऐसे लिख सकते हो, नगण्य मानने पर। ठीक, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो आप लोग लिख सकते हो क्या, पी नॉट माइनस का पी एस, ध्यान से देखते जाना था। ठीक है, पी नॉट माइनस का
पी एस बटे में पी नॉट बराबर स्मॉल एन और अपॉन में क्या हो जाएगा कैपिटल एन। ठीक, अब अगर हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर एन के बारे में बताएं, यानी जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन क्या है, विलेय के मूलों की संख्या, और विलेय के मूलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। अब विलेय के मूलों की संख्या क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक, अब यहाँ पर कैपिटल एन के बारे में बात करोगे तो क्या बोलोगे, विलायक का द्रव्यमान, यानी विलायक का द्रव्यमान को किससे लिखते हैं अपन, WB से, बटे में विलायक का आणविक द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान को कैसे लिखोगे, MB से लिखेंगे। अब यही मान, दोनों मान उठा करके क्या कर दो, यहाँ पर रख दो आकर के। जैसे यहाँ पर ये दोनों मान रखे जाएंगे तो स्मॉल n की जगह पे आपको क्या रख देना है, WA बटे में क्या हो जाएगा आपका MA। ध्यान से देखना। ठीक, उसके बाद में इसी जगह पे आप लोग क्या कर दो, आकर के नीचे में क्या कर दो, तो WB, ध्यान रखना, WB बटे में क्या हो जाएगा MB। ठीक, अब जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो कैसा निकल कर आ जाएगा आपका, WA बटे में MA इंटू में। ठीक, अब ये जो है वो कहाँ चला जाएगा आपका, इसके बगल में, और ये जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि MB बटे में क्या कर दीजिए, WB। ठीक, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक, चाहो तो मैं यहाँ पर दोबारा फिर से लिख दूं क्या, कि P नॉट माइनस का PS बटे में P नॉट बराबर WA, ठीक, बटे में MA इंटू में MB बटे में WB। ठीक, अब इस फॉर्मूले को जो है आपको याद कर लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो है यही फॉर्मूला काम में आने वाला है। ठीक, यहाँ पर आपसे जो है वो पूछी जाएगी कभी कभी WA का मान या कभी कभी WB का मान, किसी का भी मान पूछ ले जाएगा। ठीक, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम लोग इसका जो है न्यूमेरिकल वाली सीरीज में ही लगाएंगे। ठीक है, और फिलहाल के लिए आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई है तो एक बार दोबारा फिर से वीडियो देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सब लोग इसका जो है वो अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। ठीक, आपका एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, अब इसके 3 टॉपिक बचे हुए हैं जो आने वाले वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जो है इन चीजों को अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।